हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम अपने कहे अनुसार जो आपको हम बताए थे कि हम लास्ट 10 दिन में आपको जो मैथ्स के हर एक फार्मूले को, हर एक चैप्टर वाइज फार्मूले को जो रिवाइज करवाएंगे, तो वो आज का ये पहला लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में आपके जो टॉपिक हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टियाँ आती हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। एक फार्मूले को आपको इस वे से बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे ताकि आपको फार्मूले अच्छे से याद भी हो जाएं और आपको उसका हर एक कंसेप्ट भी आपको पता रहे कि इसको कैसे और कहाँ यूज करने हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा, पता चल गया आपको क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए इस कम्प्लेक्स नंबर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यहाँ से आप कुछ अगर सीख के जाते हैं तो हमें लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और आपको यहाँ से ये भी बताते हैं कि आपको डिफेंस के एग्जाम के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे वीडियो डालते हैं हम। और आपको यहाँ पे आपको उस तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने एनडीए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग फुल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 60+ वीडियो डाल चुका हूँ। उस पर हम साथ में उसके कुछ रिगार्डिंग, उस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, उसके रिगार्डिंग के हर एक टॉपिक वाइज कंसेप्ट को, और उससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही जानेंगे कि डिफिनीशन समझेंगे हम किसके डिफिनीशन को, कम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन को। तो व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, इसको डिफाइन करते हैं कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, वैसे नंबर जिसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कम्प्लेक्स नंबर करते हैं। और जनरली कम्प्लेक्स नंबर को हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हम जिस वे से आपको बता रहे हैं उस वे से आपने कॉपी निकालिए आप, और उसको कॉपी में कम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डालिए और लिखते चलिए। आपको एक समय आएगा जो आपको पूरा एक कॉपी हो जाएगा, आपको कम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर वाइज आपको कॉपी हो जाएगा। अगर उससे आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको कम्प्लेक्स नंबर में या फिर किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूले हैं आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आपको एग्जाम में फॉर्मूले से बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट को, अगर वो फॉर्मूला को अगर उसको आपको यूज करने आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हर एक कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और यहाँ से आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मेरा वादा है। देखिए एक चीज़ क्या है, आपको हम सबों की तरह नहीं कि थोड़ा बताएं और फिर अपने पेड कोर्स में बताएं, ऐसा कुछ नहीं। हम जो भी चीज़ बताते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लाते हैं, जो कि आपको देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एक्स दिख रहा है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसे हम डिनोट करते हैं आर ई इन जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो आपका वाई होता है, वाई को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी आई एम इंटू जेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और आई जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई एक्स प्लस आई वाई में जो आई है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयोटा, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं। और आयोटा का वैल्यू होता है √(-1). अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आपको बहुत सारे काम आते हैं आपके हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आपके क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 हो, अगर ये जो आपका अगर ये जो आपका x है, कौन सा x, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका x इक्वल टू 0 है तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे z इक्वल टू आई इंटू वाई, और इसको हम कहेंगे प्योरली इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर। अब कैसे प्योरली इमेजनरी हो गया, यानी इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, यानी एक्स वाला पार्ट नहीं है, कोई रियल पार्ट नहीं है। जब इसमें कोई रियल पार्ट है ही नहीं तो इसे हम कह सकते हैं कि प्योरली सिर्फ कम्प्लेक्स पार्ट है, यानी ये क्या है, प्योरली इमेजनरी पार्ट इसके पास है। ठीक है, सिमिलरली अगर y 0 हो गया तो कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या हो जाए, x, और इसे कहेंगे हम प्योरली रियल। और वहाँ पे जहाँ तक नेक्स्ट बात करें हम कंजुगेट के बारे में कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और व्हाट इज द कंजुगेट, तो कंजुगेट होता है, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे हम आपको फॉर्मूले को रिवीजन करवा रहे हैं और आपके कंसेप्ट के साथ रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको हम पूरा थ्योरी तो एकदम एक एक पॉइंट को नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आपको हम वही चीज़ पूरा बताएंगे, वैसे हम एक एक चीज़ को आपको जितने थ्योरी है उसको हम फार्मूला में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपको जो भी चीज़ बताएंगे उसी से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी से कहने का मतलब जो फार्मूला दिए गए हैं उससे एक्स्ट्रा फार्मूला से क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या है आपका, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर इसको कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट को हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं या फिर जेड बार से डिनोट करते हैं, और इसका कंजुगेट हो जाता है जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट यही इमेजनरी पार्ट, इनको क्या करते हैं, इनका जो साइन है इसको हम क्या करते हैं, उस साइन के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस करते हैं, और माइनस के जगह पे क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका x माइनस आई इंटू वाई। ठीक है,
तो आपका क्या हो गया, अगर जेड इक्वल टू रहेगा एक्स माइनस आई वाई, तो आपका जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंजुगेट कहते हैं और कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पैट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। दो कम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे, व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल। अब हम कब कहेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इक्वल उसको तभी कहेंगे जब उनके अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी इक्वल है एक्स प्लस आई वाई से, तो इसको हम तभी इक्वल कहेंगे वेन वी हैव टू से द कम्प्लेक्स नंबर, टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जब उनके रियल पार्ट यानी ए इक्वल टू एक्स हो जाए, रियल पार्ट उनके रियल के बराबर हो जाए और इमेजनरी पार्ट उनके इमेजनरी के बराबर हो जाए, तभी हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करते चलिए, हो सकता है हम शायद मिटा दिए होंगे पहले ही। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को भी नोट करना है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आपको उसको आगे देखते रहिए। तो क्या है, तो पहले आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, उसको नोट कर लीजिए बाद में दोबारा देख के। नेक्स्ट क्या हमारा, इसके रिगार्डिंग जो आपके कम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट है, कम्प्लेक्स कंजुगेट उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूले हैं उसको हम यहाँ बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो लेक्चर हमारा अगर ये बोल रहे हैं उसमें फास्ट लग रहा हो तो आप उसे स्लो करके देख सकते हैं। हम फास्ट इसके लिए बोल रहे हैं ताकि आपके लेक्चर जल्दी से जल्दी कवर हो सके, आपके पूरे सिलेबस को हम जल्दी से कवर करवा सकें। और दूसरा बात क्या है कि अगर फास्टली आप समझते हैं तो आपके ब्रेन भी क्या होंगे, उससे तेज होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इंटीग्रल पावर ऑफ आई, आई के इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर कहने का मतलब आई टू द पावर एन, इस एन में कुछ भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो व्हाटएवर कुछ भी हो, अगर इसके साथ एक दिया गया है कंडीशन, अगर एन इवन हो, क्या हो, अगर एन इक्वल टू इवन, और अगर एन आपका अगर इवन हो तब हम क्या समझेंगे उससे कि इफ एन इज इवन, तो आपका एन का वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ के। के कहने का मतलब कोई एक नंबर 0 1 2 3, इवन को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं एन इक्वल टू 2 के। ठीक है, और को रिप्रेजेंट करने के क्या करते हैं, एन इक्वल टू 2 के प्लस 1 या फिर 2 के माइनस 1, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, अगर आपका एन इवन है, एन अगर इवन है तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, आई की पावर एन की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए, आई का स्क्वायर, आई का 4, आई का 6, आई का 8, इसी यही पावर में जाएगा सेम टू सेम। तो देखिए जो भी आपका पावर में जाएगा उसके स्क्वायर तो होंगे, जैसे मान लीजिए आई का स्क्वायर का वैल्यू आपको हमने बताया था कि आई का वैल्यू होता है √1, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो आई इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और आई टू द पावर 4 के बारे में समझे तो आई का पावर 4 तो स्क्वायर तो रहेगा ही, उसके ऊपर हम 2 लगा रहे हैं, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। और आई टू द पावर 6 की बात करें तो आई का स्क्वायर उसका पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, 3 2 6, ये आई का वैल्यू -1 और इस पर पावर क्यूब, यानी ये क्या हो गया, -1 पे पावर क्यूब। क्यूब क्या है, एक और नंबर है और माइनस के पावर और जाता है तो क्या आता है, माइनस के साथ आता है, यानी क्या हो गया -1। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर जनरली बात करें, जनरल फॉर्म में बात करें तो आई टू द पावर एन इक्वल टू लिख सकते हैं आई टू द पावर 2 के, आई टू द पावर 2 के, आई टू द पावर 2 के। और यहाँ से आई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, के को बाहर रख सकते हैं, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 टू द पावर के। ठीक है, -1 टू द पावर क्या हो गया आपका, के हो गया। अगर के का वैल्यू डाल दिए यहाँ से अगर, तो एन इक्वल टू अगर 2 के है तो के इक्वल टू क्या हो गया, n/2। समझ में आ रहा है आपको, तो -1 टू द पावर क्या हो गया, थोड़ा राइटिंग करवा जा रहा है क्योंकि मार्कर नहीं चल पा रहा अच्छे से, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मार्कर है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए तो क्या होता है, -1 टू द पावर क्या हो गया, के का वैल्यू क्या हो गया आपको यहाँ से n/2 हो गया। एन की जब कुछ डालिए, 0 डालिएगा तो -1 टू द पावर 0 1 होगा, 1 डालिएगा तो -1 टू द पावर 1/2 क्या हो गया, √1 हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे आप डालते चलिएगा वैल्यू। और आपको यहाँ पे n आपको 1 तो नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, हम थोड़ा गलत बोलिए यहाँ पे अभी, क्योंकि 1 इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि n क्या है आपका इवन है, और इवन क्या क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8। तो n की जगह पे क्या डालिएगा बताइए, n की जगह पे क्या डालिएगा, 2 डालिएगा, तो आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 2/2, यानी क्या हो गया -1 पे पावर 1 यानी -1। सिमिलरली -1 पे यहाँ पे आई की जगह जब 4 डालिएगा क्या हो गया, -1 पे पावर 4/2 यानी 2, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ से आपको आई का स्क्वायर आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ रहा था, -1 आ रहा था, आई पे पावर 6 का वैल्यू -1 आ रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आ रहा था और आई टू द पावर 6 का वैल्यू -1 आ रहा था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक जनरल फॉर्म हो गया इवन नंबर के रिगार्डिंग, क्या हो गया, इवन नंबर के रिगार्डिंग ये जनरल फॉर्म हो गया, सॉरी। नेक्स्ट अब क्या समझेंगे हम, और नंबर के रिगार्डिंग। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा वेट कर लीजिए, हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या समझेंगे, और नंबर्स के रिगार्डिंग। और ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग क्या है, n इक्वल टू 2k + 1 है, n इक्वल टू क्या है 2k + 1। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि n इक्वल टू क्या है 2k + 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पे
कि आई टू द पावर एन का वैल्यू डालना है, आई टू द पावर एन का वैल्यू डालना है जो कि है वैल्यू इक्वल टू आई टू द पावर 2k प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 2k और प्लस इंटू आई लिख सकते हैं, और आई टू द पावर 2k यानी आई का स्क्वायर उसके पावर k लिख सकते हैं इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 टू द पावर k इंटू आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, k का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे अगर हम, तो n-1/2 और -1 टू द पावर n-1/2 इंटू आई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ n का वैल्यू क्या डालेंगे, n का वैल्यू हम ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे, ऑड नंबर यानी कहने का मतलब n का वैल्यू 1 3 4 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, 6 नहीं डाल सकते, 7 डाल सकते हैं, 8 नहीं डाल सकते, 9 डाल सकते हैं, सिमिलरली आगे तक जाएगा। और आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करते चल जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपको आई टू द पावर क्यूब का वैल्यू पूछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर क्यूब, तो यहाँ 3-1 डालिएगा, क्या होगा 3-1 क्या होगा बताइए, 1 हो जाएगा। 3-1/2 यानी 2/2 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या होगा -1 टू द पावर 1 इंटू आई, और इसका वैल्यू क्या हो गया -आई। और आप ऐसे भी करते हैं, आई स्क्वायर के वैल्यू को लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, तो आपको पता चल गया क्या हो गया -1 इंटू आई यानी -आई। तो इसी तरह आपको जो भी आपके नंबर्स हैं और नंबर जो भी हैं आप उसको नंबर को यहाँ डाल सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए इस पूरे पॉइंट को, ये जो आपको लिखवाया गया है इसको आप क्या कर लीजिए, नोट करते चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, क्या कर दें जनरलाइज कर दें, आई टू द पावर एन का वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है 1, जब एन का वैल्यू 4m हो, एम क्या हो कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3, और आई टू द पावर आई टू द पावर एन का वैल्यू आई हो जाता है जब एन का वैल्यू 4m + 1 होता है, और जब आई का वैल्यू -1 होता है जब 4n + 2 होता है, और ये कब होता है जब 4n + 3 होता है। एम का वैल्यू आप कुछ भी डालते चलिए, ये एक सीरीज है, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये एक सीरीज है, लाइन बाई लाइन एक नंबर है, यानी पूरे एक साथ आने वाले नंबर है। जैसे मान लेते हैं हम एक बार कि एम के जगह पर डालते हैं अगर 1, ठीक है, एम की जगह पे 1 भी नहीं तो एम की जगह पे 0 डाल देते हैं, चलिए और आसान करने के लिए, तो एम टू द पावर 0 डाल दिए एम की जगह पे, ये क्या हो गया एन का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 0, यहाँ से एन का वैल्यू 1 हो गया, एन का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अगर आई टू द पावर एन का वैल्यू 0 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 3, इसके अगर वैल्यू पूछे तो आप क्या डालिएगा बताइए, 1 प्लस आई -1 माइनस आई से माइनस ऐड कर गया, -1 से -1 कर गया, ये क्या हो गया 0। यानी अगर कंसिक्यूटिव नंबर है, लगातार वाले नंबर हैं 0 1 2 3, तो आप क्या कीजिएगा उनको सीधे 0 लिख दीजिएगा। अगर आई की पावर अगर 4 कोई कंसिक्यूटिव नंबर है, लगातार वाले नंबर है, तो आप उनको क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा। कैसे लिखिएगा एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको, ये तो आपको समझ में आ गया, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप कॉपी में। दूसरा पॉइंट क्या है, आई की जगह पे अगर एन की जगह पे हम एम की जगह पे अगर 1 डालते हैं, ये क्या हो गया n = 4, n = 5, n = क्या हो गया 4 1 5, ये क्या हो गया 5 4 5 6, n = क्या हो गया 7। ठीक है, ये भी देखिए क्या हो गया 4 5 6 7, यानी 1 -1 आई -1 आई, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी आई टू द पावर 4। अगर आपके आई की पावर कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर हो, आई पावर n प्लस आई टू द पावर n + 1 प्लस आई टू द पावर n + 2 प्लस आई टू द पावर n + 3, इनका वैल्यू पूछे तो आप क्या कीजिएगा सीधे इसको 0 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये कंसिक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाले नंबर है, तो इनके सम क्या होंगे हमेशा 0 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो याद कर लीजिए इसको, आप ध्यान में रखिए कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसे आपको समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अब हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट को, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट क्या होते हैं। आपको कंजुगेट हमने बताया है कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर z = x + iy हो, इसका कंजुगेट निकालने के लिए दिया जाए तो z बार = क्या हो जाएगा x - iy। ठीक है, अगर z आपको दिया हो, अगर z आपको दिया हो x - iy, तो इसके कंजुगेट क्या हो जाएंगे z बार = x + i × y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, चलिए मिटा देते हैं इसको हम। अच्छा देख लीजिए आप इसको, चलिए हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे। इसमें क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। अब हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ किसको समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट को समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में पहला कहता है हमारा कि अगर जेड बार पे, अगर जेड पे पहले से बार हो, अगर उस पर हम क्या करते हैं एक और बार डाल देते हैं, तो कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है जेड हो जाता है। कैसे, अगर जेड का वैल्यू अगर x + iy हो, ठीक है, तो इसको अगर हम कंजुगेट करते हैं अगर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा x - iy, और इसका फिर से कंजुगेट कर देंगे, जेड कंजुगेट का कंजुगेट x + i × y। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाता है जेड हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद करते चलिए, नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, जेड का मॉडुलस निकालते हैं या फिर उनके कंजुगेट का मॉडुलस निकालते हैं, तब भी क्या होता है दोनों इक्वल होता है। कैसे देखिए कि जेड = होता है अगर x + i × y,
तो जेड का अगर क्या करते हैं मॉड कर देते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, यानी सेम हो गया। और जेड का अगर मॉड का निकालते हैं तो ये भी क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो गया आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं आपको, कंजुगेट निकालिए उसका मॉड या फिर उसके सीधे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लीजिए, वो क्या होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप याद करते चलिए। सिमिलरली थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई हो, ठीक है, और आपका जेड बार क्या होगा एक्स माइनस आई वाई, और आप दोनों को जोड़िएगा तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाता है कट जाता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया ये क्या है रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड है। रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कहने का मतलब एक्स, यही तो रियल पार्ट होता है जेड का, तो इसका क्या है दो दो गुना है। अगर वहीं जेड माइनस जेड बार करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये एक्स वाला कट जाएगा और क्या हो जाएगा आई वाला बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई इंटू वाई, ये क्या हो गया 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जेड प्लस जेड बार और जेड माइनस जेड बार का कहानी। नेक्स्ट क्या है कि अगर जेड इज प्योरली रियल होगा तो जेड इक्वल टू जेड बार होगा। वेन एवर वी हैव टू शो दैट कम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल वी यूज दिस प्रॉपर्टी, यानी अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको क्या दे दिया जाए कि अगर आपके कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए कि वो क्या है प्योरली रियल है, अगर आपको कहा जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं एग्जाम में, फिर आपको ऐसा बनाए भी होंगे शायद क्वेश्चन आप, कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए सॉरी कि कोई कम्प्लेक्स नंबर क्या है प्योरली रियल है, इफ अ जेड जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बताइए वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसे क्या समझते हैं कि आप कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब है, यानी उसका कहने का मतलब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड बार। अगर जेड इक्वल टू जेड बार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब क्या हो जाएगा वो कम्प्लेक्स क्या हो जाएगा प्योरली रियल हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर इमेजनरी समझे कि कोई कम्प्लेक्स नंबर क्या है प्योरली इमेजनरी है, क्या है कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, तो उस अब आप तब क्या कीजिएगा उसको क्या कीजिएगा जेड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड बार। ठीक है, जेड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड बार होगा तब क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा प्योरली क्या हो जाएगा आपका इमेजनरी हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जेड इज प्योरली इमेजनरी, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो वेन एवर वी यूज टू शो दैट ए कम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी वी यूज दिस प्रॉपर्टी। जब आपको कहा जाए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा और इसको सुधार के लिखे तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद करके रखिए, ये आपके एग्जाम में एकदम काम आने वाले हैं, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस वाले प्रॉपर्टी से ज़्यादा ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में यूज होते हैं, क्या होते हैं आपके एग्जाम में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करते हैं इरेज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो सही है बात है, ये कैसे, और इसको मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखिए या फिर जेड बार का, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप जेड बार के मॉड का स्क्वायर। आपको पता है कि जेड बार का जो मॉड होता है वो कंजुगेट के मॉड के बराबर होता है, तो ये यहाँ पे जेड को हम जेड बार कर दिए, जेड का मॉड कर दिए, उनके कंजुगेट कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जेड इंटू जेड बार इक्वल टू जेड का स्क्वायर कैसे आता है, देखिए जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार इक्वल टू होता है एक्स माइनस आई वाई। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है, यानी ए स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी तुम कुछ गलत कर दिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब लगाइए इस फॉर्मूला को, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ आई का आई वाई इंटू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये क्या है पहले से माइनस है यानी प्लस हो गया वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि मॉड का वैल्यू क्या होता है, मॉड का वैल्यू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं जेड बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इस टाइप से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे ऐसे समझ में आता है, इस टाइप से इसको यूज हम करते हैं फार्मूला में भी अपने। तो समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि जेड प्लस जेड टू है, तो आपको अलग अलग बार कर सकते हैं, अगर जेड वन प्लस जेड टू है, अगर इस तरह से बार दिया हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक साथ अगर बार हो तो आप उसको अलग अलग बार करके लिख सकते हैं, यानी उसके अलग अलग कंजुगेट निकाल सकते हैं। और इसको अगर अगर जनरल फॉर्म में रखें तो अगर एन तक का कोई नंबर हो, कोई एन तक कम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप उसको क्या करते हैं अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एन तक। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस दिया हो जेड वन माइनस जेड टू का बार, तो इसको आप लिख सकते हैं जेड वन का बार माइनस जेड टू का बार। ठीक है, तो आप इसको समझ में आ रहा होगा, ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा बताइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा कि जेड वन इंटू जेड टू और कोई प्रोडक्ट में दिया हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं जेड वन इंटू जेड टू। अगर कोई डिवीजन में दिया हो आप उसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड नहीं है सॉरी यहाँ पे मॉड लिख दिए हैं, मॉड में भी ये प्रॉपर्टी काम करता है, इसके कारण ऐसे लिखे हैं जेड वन और जेड टू लिखा है, तो उसको जेड टू आप जेड वन जेड टू आप इसको अलग अलग बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और यही जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि बहुत सारे मल्टीपल में दिए हो तो आप उसको अलग अलग मल्टीपल करके लिख सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली जेड टू पावर एन का बार हो, ठीक है, तो आप इसको जेड बार पे पावर एन लिख सकते हैं। और यानी कहने का मतलब एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो, होल टू पावर एन हो, तो आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको क्या लिख सकते हैं, इसका बार हो अगर तो आप उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई के बार का होल एन, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई के बार का होल एन, ठीक है। इसको आपको इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, यानी एन का वैल्यू आप अंदर डालिए या फिर बाहर डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये कुछ कंजुगेट के प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम समझेंगे मॉडुलस को। क्या समझेंगे, मॉडुलस को समझेंगे कि व्हाट इज मॉडुलस। तो दी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, या फिर आपको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू, अगर हम आपको एक्स प्लस आई वाई से समझा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और उसको डिनोटेड करते हैं मॉड ऑफ जेड से, और इसको लिखते हैं किस तरह से, जेड इक्वल टू इसका वैल्यू होता है रूट अंडर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर प्लस रियल पार्ट के स्क्वायर, या फिर आपको कर सकते हैं इसको रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर करने का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर करने का मतलब वाई स्क्वायर। अगर यहाँ ए प्लस बी ले रहे हैं तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना रहे हैं इसको, हम कैसे कर रहे हैं, ये आपका डिफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज की मॉडुलस के रिगार्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अगर कोई मॉड जेड होता है, मॉड जेड होता है तो वो क्या होता है, ये इनइक्वालिटी है, मॉड जेड होता है, मॉड जेड का वैल्यू, मॉड जेड का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीरो के। अब देखिए कैसे होता है, मॉड जेड का वैल्यू आपको पता है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको होता है कि रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। रूट का वैल्यू जीरो हो सकता है, अगर रूट अंडर एक्स हो तो एक्स को जब जीरो डालते हैं तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स को जब निगेटिव नहीं डाल सकते, वहाँ हमेशा क्या होगा पॉजिटिव डाल सकते हैं, यानी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, तो इसको साथ में लिखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो सिमिलरली मॉडुलस के वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि इफ जेड इक्वल टू जीरो, अगर मॉड ऑफ जेड का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मॉड ऑफ जेड का वैल्यू जीरो होगा तो इससे हम यही समझेंगे कि इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा, रियल पार्ट भी जीरो होगा। यानी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये आपको जीरो दे रहा है तो इस इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, देखिए आपको कोई चीज़ जीरो कब आता है, सबसे पहले वो खुद में जीरो हो, या फिर वो क्या है कुछ निगेटिव से कट रहे हो, प्लस माइनस हो तब कट रहे हैं, तो रूट के अंदर तो प्लस माइनस हो नहीं सकते, तो क्या हो सकते हैं सिर्फ जीरो हो सकते हैं। तो क्या हो गया, तो ए का वैल्यू अगर आपको जीरो करना होगा और बी का वैल्यू आपको जीरो करना पड़ेगा, तभी ये पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो ये इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर जेड का मॉड जीरो है तो जेड, अगर इसका मतलब जेड भी जीरो है, और जेड जीरो होगा यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो और रियल पार्ट जीरो, जेड का मॉड जीरो तो जेड भी जीरो, और जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, क्या हो गया मार्कर चलता भी नहीं कभी कभी, और जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड का मॉड जीरो तो जेड इक्वल टू जीरो, और जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू आई इक्वल टू जीरो प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एस्पेक्ट से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है जेड बार के, वो आपको बताए हैं, और माइनस जेड करते हैं तब भी वो होता है, माइनस जेड बार के मॉड करते हैं तब भी वो इक्वल ही होता है। आप करके देख लीजिएगा, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई डालिएगा और माइनस एक्स माइनस आई डालिएगा तो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर हो रहे हैं। अगर मान लीजिए माइनस एक्स का स्क्वायर डालते हैं और माइनस वाई का स्क्वायर डालेंगे, यही ना होगा माइनस जेड का वैल्यू, तो आप इसको कब तब भी कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, क्या हो गया मार्कर में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। सिमिलरली यही पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है, जेड इंटू जेड बार का मॉड क्या होता है जेड स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं। जेड वन इंटू जेड टू क्या होते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। इसी तरह मॉड अगर जेड वन अपॉन जेड टू होते हैं अगर अलग अलग, तो इनको क्या होते हैं अलग अलग मॉड हम निकाल के इनका वैल्यू को समझ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक क्या होते हैं न्यूमरेटर जो नीचे वाले, सॉरी डिनोमिनेटर जो नीचे वाले, उनका वैल्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं, और जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर है तो आप जब इसको तोड़िएगा, जब आप इसको क्या कीजिएगा तोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस क्या आएगा जेड वन जेड टू, दूसरा क्या आएगा फिर क्या आएगा जेड टू जेड वन, ठीक है। तो आप जब जैसे ही इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, जैसे देखिए इसको आप जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू आप इसको तोड़ के देखिएगा, ठीक है। जब इसको आप तोड़िएगा, जब आप इसको तोड़िएगा इसको तो आपको क्या फॉर्मूला आएगा, जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का बार, ठीक है। क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का बार आएगा। इस तरह जब जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस टाइम्स आ जाएगा टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का बार, ठीक है। क्या आएगा, जेड वन इंटू जेड टू का बार। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या समझना है
कि ये है प्रॉपर्टी, इसको आप कब यूज करते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों और उनके क्या कहें, उनके स्क्वायरिंग का मॉड निकालने के लिए पूछे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या कीजिएगा, Z1 माइनस Z2 कीजिएगा या फिर Z1 प्लस Z2 कर दीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है प्रॉपर्टी कि Z1 प्लस Z2 होगा, कोई Z1 प्लस Z2 हो, एक सेकेंड, सिमिलरली जैसे हम बताए हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, इसी तरह इसको भी इसको कर लीजिएगा, किस तरह Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, Z1 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ओके। चलिए देखिए, Z1 प्लस Z2 हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं और बराबर होते हैं उनके अलग अलग सम के, ठीक है, उनके अलग अलग सम के। ये आपका जो इनइक्वालिटी, ये बहुत ही काम का इनइक्वालिटी, इसको आप याद रख लीजिए। और इसके रिगार्डिंग कुछ खास टाइप की इनइक्वालिटी है, वो भी आपको हम समझाएंगे। देखिए Z1 प्लस Z2 क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू हमेशा होते हैं किसके, मॉड ऑफ Z1 के और प्लस मॉड ऑफ Z2 के, क्या होते हैं, मॉड ऑफ Z1 के प्लस मॉड ऑफ Z2 के। वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो Z1 माइनस Z2, अगर माइनस की बात करें यहाँ पे Z1 माइनस Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से घटाते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बराबर होते हैं किसके, उनके अलग अलग इंडिविजुअल के माइनस के, ठीक है। उनको अलग अलग इंडिविजुअली माइनस जो करते हैं उनके क्या होते हैं, वो बड़े और उनसे क्या होते हैं, बड़े और बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a इंटू Z1 माइनस बी इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस बी इंटू Z1 प्लस ए इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर। अगर आपको इस टाइप के दिया हो, कोई कांस्टेंट इसके साथ दे दिया हो, कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया हो, बी और ए दे दिया होगा, और तब आपको क्या कीजिएगा, तब उसको क्या कीजिएगा, जब इसको आप, अब देखिए इसको क्या कीजिए, आप इस फॉर्मूला पर डालिए, इस फॉर्मूला को आपको याद है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार इस फॉर्मूला पर डालिए, और Z1 माइनस Z2 का आपको इस फॉर्मूला पर डालिए, ये जो फॉर्मूला है आपको, जब इस फॉर्मूला पे आप इसको पुट कीजिएगा, इस फॉर्मूला को उठा के यहाँ पे पुट कीजिएगा इस दोनों की जगह पे, तो आपको क्या आ जाएगा, दिखेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा और आपके अंदर आ जाएगा Z1 का स्क्वायर के मॉड का प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी तरह अगर ए बी को अगर 1 1 मान लेते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, और क्योंकि ए बी क्या है 1 के बराबर, और Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, आपको समझ में आएगा। इस तरह अगर आपको Zn के मॉड का स्क्वायर निकालिए, फिर उनके मॉड करके उसके पावर n कर दीजिए, ठीक है, दोनों क्या है, सेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, उनके मॉड का स्क्वायर क्या होते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं, अगर अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया हो, तो Z1 अपॉन Z2 क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन में कहा दिया जाए, आपको ऐसे क्या होते हैं MCQ, इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो सब तो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं कि अगर Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर ये दे दे, आपको Z1 अपॉन Z2 का प्योरली इमेजिनरी दे दे, तो आपको ये रिलेशन पूछ लेगा, और ये रिलेशन देगा तो आपको ये रिलेशन पूछेगा। आपको बोलेगा कि Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर हैं, अगर वो क्या है, उनके पूरे मॉड का स्क्वायर क्या है, उनके अलग अलग मॉड के क्या है, बराबर है, उनके अलग अलग मॉड के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा कब संभव है, जब उनके Z1 अपॉन Z2 को अगर हम करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी होते हैं, क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी, यानी उनमें कोई रियल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेंगे अब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको समझेंगे, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, कंजुगेट समझ लिए, मॉडुलस समझ लिए, आर्गुमेंट को समझेंगे कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि द आर्गुमेंट ऑफ नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे z नॉट इक्वल टू 0 है, ऑफ इज एनी वन ऑफ द नंबर विच इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं किसके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। बहुत सारे जो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ से हम अगर आर्गुमेंट को समझे तो वो हमें उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, उनके थीटा देते हैं हमें, उनको उसके रिगार्डिंग हमें थीटा का वैल्यू बताते हैं, क्या बताते हैं, थीटा का वैल्यू बताते हैं कि वो थीटा क्या है, ठीक है। तो क्या है हमारा कि आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है, उसमें हम समझेंगे कि कॉस थीटा जो इक्वल होते हैं एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखिए कैसे होते हैं, मॉड अगर हम दें तो कोई क्वाड्रेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे आपका जेड है, जेड को हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, और यहाँ से ये क्या हो गया, आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई हो गया, और ये क्या हो गया एक्स हो गया, ये क्या है आपका थीटा है जो कि आर्गुमेंट है। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है एक्स अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा।
कैसे हो रहा है, साइन थीटा कैसे हो गया, कॉस थीटा कैसे हो गया, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके रिगार्डिंग हम क्या समझने वाले हैं एक पॉइंट को, कि आपको निकालना क्या होता है इसमें, और इसी को जब आप डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू जाता है y/x। कैसे आता है, कैसे आता है आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, ये वाला टर्म कट जाते हैं और y/x आ जाता है। तो यहाँ से आपका पता चल गया कि tan थीटा इक्वल टू होता है y/x, और अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो वो बराबर होता है थीटा के, और यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा, जब हम उसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो गया आपका tan इनवर्स y/x हो गया। ये आपको पता चल गया, ये क्या हो गया आपका आर्गूमेंट हो गया, क्या हो गया आपका आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। और इसको अगर हम और अच्छे से लिखिए तो आपको पता है y क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड। इसके यहाँ से इसको आप याद रखिए, इसको याद रखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, और इसे याद रखते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से आर्गूमेंट निकाल पाइएगा। ठीक है, tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन रियल पार्ट ऑफ जेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको अभी हम बता रहे थे कि आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इफ एनी वन ऑफ द नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो आपको बताया गया है यही इनके क्या होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, जिनके जहाँ से वहाँ पे आपको थीटा निकाल के दिखाते हैं कि कैसे थीटा निकाले हैं। और वहीं पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, और अगर आर्गूमेंट तो होते हैं आपके 2 पाई से आप ले सकते हैं, अगर जनरल आर्गूमेंट की बात करें तो आप क्या ले सकते हैं -2 पाई से 2 पाई से पूरा 360 डिग्री पे, यानी कहने का मतलब 0 से 2 पाई ले सकते हैं इसको आप। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट की कब हम कहेंगे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, और हमको आपको एग्जाम में जब भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो आप 2n पाई प्लस थीटा करके नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, या फिर 2n पाई प्लस माइनस थीटा करके इसके लिए नहीं निकालते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताइए, और आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही बताना होता है। ठीक है, तो आपको कब कहेंगे कि इफ अगर x ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो तो आर्गूमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपको समझ में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होता है सीधे जो भी आपका थीटा आ जाए यानी tan इनवर्स y/x जो भी आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। और वहीं पे अगर x लेस देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो आपको थीटा क्या हो जाएगा, इस पाई में से माइनस को घटा लीजिएगा, पाई में से थीटा को घटा लीजिएगा, वही क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स y/x। ओके, नेक्स्ट क्या है अगर थीटा लेस देन जीरो x लेस देन जीरो y भी लेस देन जीरो, यानी कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट था कंडीशन, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। और आप कैसे दिखेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि z इक्वल टू क्या होगा 3 + 2i, तो ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप tan इनवर्स कैसे निकालिएगा, tan इनवर्स 2/3, यही क्या हो गया आपका थीटा हो गया। लेकिन वहीं पे अगर इसी को ना देके अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, क्या पूछ देगा बताइए, आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि z इक्वल टू 3 - 2i, तो यहाँ से क्या पता चल गया, एक सेकेंड रुक जाइए, लास्ट वाला पॉइंट बताते हैं तब आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है कैसे कि दोनों क्या है एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको दिख रहा होगा एक्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और वाई क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो इस दौरान क्या होते हैं थीटा को नहीं छोड़ के माइनस थीटा लिखते हैं, यानी आपको कहने का मतलब माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y/x, इसको क्या कर सकते हैं माइनस टाइम्स, इसको लिख सकते हैं -पाई प्लस थीटा, और -पाई प्लस थीटा यहाँ पे tan इनवर्स y/x। वहीं पे अगर जेड का वैल्यू अगर आपको दे दे 3 - 2i, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताइए, एक्स पॉजिटिव है ये वाला और वाई नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट की रिगार्डिंग क्या होता है tan, हमको सबसे पहले तो tan निकालना है, हमको tan थीटा, तो tan इनवर्स निकालना है, तो tan इनवर्स क्या हो गया -2/3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2/3। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, थीटा जो भी आएगा वो मान देखिए ये तो मोड में आ जाता है, ठीक है ये तो मोड में आ जाता है, ये मोड में आता है, इसके अंदर माइनस है प्लस है वो हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, और जो आपका जिस रिगार्डिंग जैसे जैसे जिस क्वाड्रेंट में आपका जो आपका पॉइंट होगा उसके रिगार्डिंग आप माइनस लिखिएगा, पाई माइनस थीटा लिखिएगा, -पाई प्लस थीटा लिखिएगा। ठीक है, और कैसे पता चलिए कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स को दिखेगा पॉजिटिव है वाई को दिखेगा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर दोनों नेगेटिव रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव रहता वाई पॉजिटिव रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, और यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रिगार्डिंग फार्मूला है, तो इसको आप याद करते चलिए, देख लीजिए ध्यान से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, हम आपको बता दिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट नहीं, आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताएं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट बताएं। अब हम क्या समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट को। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं
आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर होते हैं बताइए, ये आपके लॉग की तरह काम करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल हो माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के, और आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के, तो इससे आप क्या समझेंगे, बताइए इससे क्या समझेंगे, इफ Z इज नॉट निगेटिव रियल, अगर Z निगेटिव में नहीं होगा यानी, तो अगर Z आपका पूरा क्या होगा, एक देखिए Z यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो इसको आपको आप इसको और अच्छे से लिखिए, तो Z इक्वल टू Z इनवर्स सॉरी प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z इनवर्स प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, सॉरी पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टीज हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम समझे तो क्या समझेंगे, देखिए एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो अगर वहीं पे अगर हम एक और प्रॉपर्टीज को समझते हैं, एक और प्रॉपर्टीज को समझते हैं अगर कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z इक्वल टू क्या होते हैं, पाई या फिर क्या होते हैं माइनस पाई, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z वो क्या होते हैं, पाई के बराबर होते हैं, या फिर किसके बराबर होते हैं, माइनस पाई के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी, सॉरी आर्गुमेंट लिख दिए हम इसको tan इनवर्स में लिखिए, तो tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी, ठीक है। और जब आप इसे लगाइएगा तो फॉर्मूला लगाइए तो क्या लगाते हैं, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स बी का tan इनवर्स y माइनस एक्स tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। tan इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है हमसे, कि देखिए यहाँ एक तो यहाँ तो पता चल गया कि ये तो क्या होते हैं हमेशा प्लस होते हैं, ये क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो इसे तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसे तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा tan 0 हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो गया 0, और tan 0 कब आता है, जब tan जब इसके थीटा के जब पे क्या डालते हैं हम 0 डालते हैं, या फिर पाई डालते हैं, या फिर माइनस पाई डालते हैं, ठीक है। और 0 इसलिए नहीं डाल सकते, tan थीटा इक्वल 0, यानी वहाँ पे 0 डालते हैं तो आपका एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ही 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों ही 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम 0 नहीं डालते हैं और क्या डालते हैं, पाई या फिर माइनस पाई डालते हैं, तो ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा, ये कुछ प्रॉपर्टी है किसके, आर्गूमेंट्स के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है, आर्गूमेंट्स के रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं कि इफ अगर अगर आपका कोई ओरिजिन हो, ठीक है, अगर ओरिजिन हो, ओ से ओरिजिन को अगर डिनोट करे, ठीक है, ओ से ओरिजिन को डिनोट करें, ये भी आपका प्रॉपर्टीज में ही है, पांचवा प्रॉपर्टीज यहाँ जो आपको समझाया है। इसी तरह आपको ये छठा प्रॉपर्टीज है, क्या है छठा प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या समझना है कि कोई आपका अगर कोई आपका वो ओरिजिन हो Z1 Z2 ये क्या हो, कम्प्लेक्स नंबर्स हो, क्या हो कम्प्लेक्स नंबर्स हो, जो कि क्या हो कोलिनियर हो, क्या हो जो कि कोलिनियर हो। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे कि Z1 और Z2 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, अगर Z1 और Z2 अगर सेम साइड ऑफ ओरिजिन के लाई करे, यानी ऐसा हो Z1 और Z2 क्या हो सेम साइड ऑफ ओरिजिन के लाई करे, और क्या हो कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन हो, एक ही लाइन प्रेजेंट हो Z1 Z2, तो उस समय आपको क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z2 के, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, ऐसा कब होता है, जब आपको जीरो ओरिजिन Z1 Z2 क्या हो कोलिनियर हो और सेम साइड हो किसके, आपके आर्गन प्लेन के क्या हो सेम साइड हो, तो क्या होंगे उस समय आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ Z2, और इसी से आप समझते हैं अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस
आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0 हो जाता है, और आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर वहीं पे दूसरी बात को समझे, नोट करते चलिए आप, देखिए नोट कर लीजिए इसको। छठा प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टीज में है। इसी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर Z1 Z2 इफ Z1 एंड Z2 अपोजिट साइड, और कॉलन के अपोजिट साइड हो, क्या हो, एक दूसरे तरफ हो, एक दूसरे तरफ हो। ठीक है, तो उस समय उस कंडीशन में ऑरिजिन के क्या हो, अपोजिट साइड हो, दूसरे तरह से हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाते हैं, पाई के बराबर। किसके बराबर है, पाई के बराबर। अगर वहीं पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 सेम साइड हो तो क्या होता है, 0 के बराबर, और अपोजिट साइड तो ये क्या हो, पाई के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, किसे समझेंगे हम, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसको समझेंगे, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे, w इक्वल टू एस इंटू ई टू द पावर आई थीटा। आर क्या है, एस क्या है, हम आपको समझाएंगे, आर एस क्या है, एस क्या है, समझाएंगे आपको। और जो वेक्टर क्या होते हैं, दी वेक्टर corresponding टू जेड दैट इज ओ ए वेक्टर गेट्स स्ट्रेच एस टाइम, उसको एस टाइम से स्ट्रेच करते हैं और उसको रोटेट करते हैं किसे, अल्फा से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं जब अल्फा लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इसको हम क्या समझते हैं, चलिए। अब मान लीजिए कोई आपका एक्सिस है, ठीक है, कोई एक्सिस है और कोई पॉइंट बनाते हैं एक वेक्टर ओ ए। ठीक है, यही ओ ए वेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, और इसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, लमारते हैं एस टाइम्स, ये आर टाइम्स है आपका, और इसे लमारते हैं हम कितना, एस टाइम्स से। ठीक है, और इसको पॉइंट बी देते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट बी देते हैं, तो और उसको हम लमार के क्या करते हैं, उसे रोटेट कर देते हैं किसी अल्फा एंगल से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा एंगल से, और क्लॉकवाइज में करते हैं तो ये क्या होता है, माइनस अल्फा से। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये जो आपका जो, और पहले से ये क्या होते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं, तो इस कंडीशन में, और ये जो आपके दोनों के सम क्या होते हैं, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा। तो आपका जो रोटेशन होगा, इनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, देखिए इसको समझना क्या है, आपका जो भी आपका जो रोटेशन हुआ है, तो आपको यहाँ पे रोटेशन होके ये जो आपका नया वेक्टर बना है, नया वेक्टर ओ भी बना है, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो कि ओमेगा आपको बराबर हो जाता है ई टू द पावर एस इंटू ई टू द पावर आई इंटू अल्फा। और देखिए एस क्या है, इनके मैग्नीट्यूड है, एस मैग्नीट्यूड है, और ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, और जेड इक्वल टू क्या है, जिसको हम ओ ए से जान रहे हैं, आर इंटू ई टू द पावर आई इंटू थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं, जेड इंटू ओमेगा इक्वल टू आर इंटू एस ई टू द पावर आई थीटा प्लस अल्फा हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए कि जब आपको कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाए तो उस समय अगर आपको उस समय आपको क्या करे, पूरे एंगल निकालना पड़े, यहाँ से वहाँ तक एंगल निकालना पड़े, तो आप क्या कीजिएगा, उनके प्रोडक्ट को निकालिएगा, और वहीं पे अगर आप क्या करते हैं, डब्लू अपॉन जेड कर देते हैं। ठीक है, डब्लू अपॉन जेड कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं आप, डब्लू अपॉन जेड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बताइए, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक सेकेंड, उस कंडीशन में क्या आता है बताइए, थीटा टू आर इंटू आर, सॉरी, एस अपॉन डब्लू, एस अपॉन आर, और ई टू द पावर आई क्या होता है, अल्फा माइनस थीटा होता है। ये क्या होता है, अल्फा में से थीटा घटा देते हैं, अल्फा में से थीटा घटाते हैं, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, इस कंडीशन, ये कंडीशन जो आपको होता है, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। अगर वहीं से अगर हम बात करें कि ये आपका कोई नंबर है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है Z2, और ये क्या है थीटा 1, और ये क्या है थीटा 2, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता होगा बताइए, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करवाते हैं, Z1, ठीक है, Z2 अपॉन Z1 करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है, R2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2 अपॉन R1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1, R1 अपन R2 बाहर आ जाता है, और ई टू द पावर आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाता है। और ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमें क्या देता है, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये हमें इसके बीच का एंगल देता है, क्या कहता है, इसके बीच का एंगल देता है। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो आप इस रिलेशन को अपनाइएगा, क्या कीजिएगा, इस रिलेशन को अपनाइएगा, और ये रिलेशन आपको बहुत जगह काम आएगा। हम आपको बहुत सारे आगे जो फॉर्मूला बताने वाले हैं, उस फॉर्मूला में ये काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, थ्योरम। क्या थ्योरम है कि इफ, अगर इस थ्योरम को याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ Z1 Z2 Z3 क्या हो, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है, क्या हो वर्टिसेस ट्रायंगल ए बी सी, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यानी ट्रायंगल आपके जो होंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो ये क्या है, आपके ट्रायंगल हो गए। तो आपको इस कंडीशन में, और आपका जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी ये क्या है आपको, ये आपको अल्फा दे रहे हैं। तो ये जो आपको अगर अल्फा निकालना पड़ेगा, और आपको ए वन का वैल्यू जेड वन दिया जा रहा है, ए बी का वैल्यू जेड टू दिया रहा है, सी का वैल्यू जेड थ्री दिया रहा है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन अगर आपको अल्फा को अगर डिनोट करना पड़ेगा, या फिर आपको पूछा जाएगा एंगल अल्फा के साथ रिलेशन बताना है जेड वन जेड टू जेड थ्री का, तो आप कैसे निकालिएगा, इसे निकालिएगा किस तरह की, पहले वाले में से जेड थ्री माइनस जेड वन कीजिएगा, जेड थ्री माइनस जेड वन कीजिएगा, अपॉन अपॉन क्या कीजिएगा बताइए, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। और ये लिखिएगा किसके, इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी ए सी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, साथ में हो गया यहाँ के, इसके साथ साथ क्या हो गया, ई टू द पावर आई इंटू इनके बीच का एंगल अल्फा। कैसे, देखिए आपको दो जो नंबर दिए हैं जेड वन जेड टू दिया हुआ था, तो जेड टू अपॉन जेड वन किए हैं, उनके उनके साथ साथ उनके मैग्नीट्यूड का डिवीजन इंटू ई टू द पावर आई उनके बीच का एंगल, यानी थीटा वन माइनस थीटा टू। यहाँ पे बीच का एंगल अल्फा है, तो यहाँ कर दिया हम अल्फा, ठीक है। और आपको पता है डी मोवियस थ्योरम के अनुसार, आपको आगे पढ़ाएंगे हम डी मोवियस थ्योरम, ई टू द पावर आई अल्फा को लिखते हैं कॉस अल्फा प्लस आई इंटू साइन अल्फा, ठीक है। डी मोवियस थ्योरम के अनुसार इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही थ्योरम है, आपको इसी थ्योरम को आपको समझना है। ये थ्योरम आप नोट कर लीजिए, ये थ्योरम बहुत काम आने वाला थ्योरम है, आपको हर जगह काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सम इंपॉर्टेंट सिचुएशन, कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, कोई आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताना हो, तो आप ट्रायंगल ए बी सी, कोई क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो देन हम क्या कहेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है इक्वल टू किसके हैं, पाई बाई थ्री के 60, पाई बाई 30 डिग्री, यानी पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, क्या है ये सब क्या है उनके आपस में बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इनके क्या होगा आपस में, सब साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, सब साइड क्या होगा आपस में बराबर होगा। और इसमें आपको एक रिलेशन आता है, कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, जेड टू है, जेड थ्री है, इसमें एक रिलेशन आता है कि जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड थ्री का स्क्वायर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री इंटू जेड वन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, ठीक है। तो इसको आप कैसे प्रूफ करना है, ये आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, बहुत लंबा प्रूफ है, लेंदी प्रूफ है, आपको इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जितना जानना है आपको हम उतना बताते जा रहे हैं। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कोई रिलेशन पूछे, तो आप कैसे समझिएगा। दूसरा में राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं अगर, कि कोई ट्रायंगल ए बी सी क्या हो, राइट एंगल हो, और ठीक है, ये क्या हो, राइट एंगल हो, ए पर पाई बाई टू, बी सी हो, ठीक है, ये क्या हो पाई बाई सिक्स हो, 60 डिग्री हो, क्या हो पाई बाई सिक्स हो 60 डिग्री। तो ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है बताइए, 4 जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जेड थ्री का स्क्वायर माइनस 6 इंटू, एक सेकेंड इसको मिटा के हम अच्छे से लिखते हैं, और थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, 4 इंटू जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जेड थ्री का स्क्वायर माइनस 6 जेड वन जेड थ्री माइनस 2 जेड वन जेड टू इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप रिलेशन याद कर सकते हैं, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, और एक एंगल पाई बाई टू हो, और दूसरा एंगल क्या हो पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री हो, ठीक है। और देखिए, और देखिए इसके साथ आप एक और रिलेशन लगा सकते हैं कि ये क्या है, ए बी सी है, ठीक है। इसको अगर हम जेड वन से डिनोट करते हैं, इसको हम जेड टू से, इसको हम जेड थ्री से, और इसके बीच का एंगल क्या है, क्या है बताइए, क्या है बताइए, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन अपॉन आर्गूमेंट ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू। आप यहाँ से भी इसको यूज करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्या हम आइसोसेलस ट्रायंगल, तो किसे समझेंगे हम, आइसोसेलस ट्रायंगल को समझेंगे कि हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल क्या है, ठीक है, कि आइसोसेलस ट्रायंगल क्या है, एक सेकेंड, चलिए समझते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल को। तीसरा हमारा पॉइंट आइसोसेलस ट्रायंगल, और कोई आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हो, आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, ठीक है, जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी हो, ए बी इक्वल टू ए सी हो, और इक्वल टू ए के बराबर, और एंगल बी इक्वल हो एंगल सी के, जो कि अल्फा के बराबर हो। तो उस कंडीशन में जो आपका कंडीशन आता है 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा
ये किसके बराबर होते हैं, इसके साथ साथ Z1 माइनस Z2, फिर क्या होगा प्रोडक्ट में ही ये सब Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इस रिलेशन को याद रखिए, ये रिलेशन आपके क्या होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखते हैं तो आपको क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के रिगार्डिंग जो भी कुछ है आप उसको सिंपली पुट कीजिए फॉर्मूला में और आंसर को निकाल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डिस्टेंस के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट है कि कोई पॉइंट, दो पॉइंट अगर Z1 Z2 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, सिंपली Z1 माइनस Z2 कर देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना हो यानी किसी पैरामेट्रिक पे डिपेंड पे, तो जेड को हम लिखते हैं T इंटू Z1 प्लस 1 माइनस T इंटू Z2, ठीक है। जहाँ T क्या है, एक पैरामीटर है, और जो आपका Z1 Z2 हो रहा है वो लाइन फॉर्म हो रहा है किसको, दो लाइन को मिला के, यानी Z1 Z2 पॉइंट को मिला के जो लाइन फॉर्म हो रहा है उसका इक्वेशन यही है, Z इक्वल टू T इंटू Z1 प्लस 1 माइनस T इंटू Z2। और ये जो आपका T है उसको T को कैसे निकाल लीजिएगा, T को कैसे निकालिएगा, आपको बोलेगा कि ये पॉइंट क्या होते हैं, किसी खास पॉइंट से पास हो रहे हैं या फिर किसी दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन लगा के आप क्या कर लीजिएगा, T का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली नहीं आते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आपको बता दिए कि हो सकता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा, इसको लगा दीजिएगा। अगर आपको वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म पूछे कि अगर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कोई दो पॉइंट दे दे उसके रिगार्डिंग आपको क्या निकालना है, कम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर बोले, दो पॉइंट दे दे आपको और उसके रिगार्डिंग लाइन का इक्वेशन पूछे तो क्या कीजिएगा, Z1 Z2 Z बार Z1 का बार Z2 का बार और 1 1 1 क्या कीजिएगा इक्वल टू 0। पहले में Z1 Z2, फिर क्या कीजिएगा दूसरे लाइन में दूसरे रो में जो सब पे बार लगा दीजिएगा और तीसरे में 1 1 1 कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नया इक्वेशन बताते हैं, इसी में ही आपको इसी पॉइंट में आपको एक नया इक्वेशन बताते हैं। क्या बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन में ही आपको एक पॉइंट, ये लाइन आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया जो आपको अभी बताए थे, ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में था, ये क्या था आपको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में था। और इसी के साथ साथ इसी को हम दूसरे तरीका से लिखे तो लिखते हैं Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z माइनस Z1 का बार अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये भी पॉइंट है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन का इक्वेशन अगर कोई दो पॉइंट से लाइन पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए आप। तो ठीक है दोस्तों, आपने इसको याद किया होगा, इसको कॉपी में नोट कर लिया होगा, सब चीज़ कॉपी में नोट करते चलिए, आपको अच्छे से एक बड़ा सा कॉपी हो जाएगा, आपको वहाँ से सब आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब फॉर्मूला डिवीजन हो जाएगा यहाँ से। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है किसी भी, जैसे आपको बताया थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, सिमिलरली जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार इंटू जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ बी क्या है आपका रियल नंबर है, क्या आपका बी क्या है रियल नंबर है, बी क्या है रियल नंबर है, और जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार क्या है एक्स माइनस आई वाई है, ए क्या है कोई नंबर होगा, कोई नंबर यानी कहने का मतलब कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, और ए बार क्या है उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को कैसे बनाना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नोट करते चलिए, एकदम नोट करते चलिए। दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा क्या, कम्प्लेक्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको बताया था तुरंत कि कोई आपको दिया हो कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दिया हो, ठीक है, और उसके बीच का एंगल आपको निकालना हो, ठीक है, कोई बीच का एंगल निकालना हो या फिर उसका आपको स्लोप निकालना हो, तो ठीक है आप कैसे निकालिएगा, आप उसको स्लोप अगर म्यू हो, अगर Z1 Z2 क्या है कोई 2 पॉइंट्स हो किसी आर्गन प्लेन में, और आपको क्या निकालना है, उनके क्या निकालना है, आपको स्लोप निकालना है उनके, जैसे आप किसी भी जैसे नंबर थे आपके जो सिमिलर आपको 2D में पढ़ते थे, रियल नंबर में पढ़ते थे, किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना था, जैसे यह था x1 y1 था, x2 y2 था, कोई दो पॉइंट था आपको रियल प्लेन में, तो आप क्या करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही करना है, यहाँ पे भी यही करना है, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है उसके जगह पे रियल नंबर की जगह पे, तो इसको क्या करना है Z1 माइनस Z2 कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ठीक है। इसको याद रखिए, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। और आपको वहीं पे क्या कहा जाए कि कोई पॉइंट क्या है, कोई दो आपका जो क्या है कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, और कहा जा रहा है उनके दोनों को क्या है, उनके कम्प्लेक्स स्लोप क्या है, इक्वल है, कम्प्लेक्स स्लोप क्या है, इक्वल है। और Z1 है कोई, इसके कम्प्लेक्स स्लोप μ1 है, Z2 है इसका कम्प्लेक्स स्लोप μ2 है, तो वो पैरेलल कब होंगे, जब μ1 बराबर μ2 होगा, ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। और वो क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जो μ1 इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ μ2 के, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है।
टू कॉम्प्लेक्स फ्लो पैरेलल कब होंगे, जब म्यू वन बराबर म्यू टू होगा, और परपेंडिकुलर कब होंगे, जब म्यू वन क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ म्यू टू के, या फिर उसको दूसरे तरीके से समझे तो म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल टू क्या हो गया, मार्कर चलता ही नहीं, चलिए म्यू वन प्लस म्यू टू क्या हो जाएगा दूसरे तरीका में, म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। चलिए एंगल बिटवीन का टू लाइन, दो लाइन आपको दिए हुए हैं, कोई दो लाइन हो बताइए, कुछ भी लाइन, जैसे कई आप किसी लाइन को अगर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले किसी लाइन को फॉर्म करने के लिए एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए, या फिर उसके रिगार्डिंग दो पॉइंट चाहिए, तो आपको समझाते हैं कि अगर कोई Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है, कोई आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या है 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है पॉइंट दिए हुए हैं। आप इसी जैसे से हम लिखे हुए हैं, डिस्टेंस के सामने आपको फॉर्मूला बताएं, इक्वेशन ऑफ लाइन के सामने जो दो फॉर्मूला बताए हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताएं, कॉम्प्लेक्स फ्लो बताएं, उसी टाइप से आप सामने लिखते चलिए, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आसानी से। आप उसको देखिएगा, एक बार में शॉर्ट नोट बनाना चाहिए हमेशा, शॉर्ट नोट बनाइए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका कि पैरेलल फॉर्म और परपेंडिकुलर लाइन बता दी, एंगल बिटवीन टू लाइन बताए थे, तो आपको क्या है 4 कोई पॉइंट दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 Z4 सॉरी, और आपको क्या बताना है, आर्गन प्लेन में है, और थीटा क्या है, एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, घचपच हो गया, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मान लेते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। Z1 हो जाएगा, बी को Z2 मान लेते हैं, सी को Z3 मान लेते हैं, डी को Z4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका पॉइंट्स हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट्स हो गया आर्गन प्लेन में, क्या हो गया आर्गन प्लेन में। और आपके जो थीटा है, थीटा दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो आप थीटा को कैसे लिखिएगा, थीटा इक्वल टू लिखिएगा आर्गुमेंट ऑफ ए बी, बी में से ए को घटाइएगा, बी यानी Z2 माइनस Z1 अपॉन क्या कीजिएगा सी डी में से क्या कीजिएगा, डी में से सी को घटाइएगा, Z4 माइनस Z3। ठीक है, तो आपको क्या कीजिएगा, इस दोनों में से घटाइएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, जो कि क्या है आपको आर्गुमेंट बताएगा किसके बीच, ये बताएगा आपको एंगल बताएगा किसके बीच, दो लाइन के बीच। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी लाइन के बीच का एंगल निकालिएगा। ठीक है, ए बी के बीच सी डी के बीच में पूछे तो उसमें से उसमें घटा दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं, ये लंबा लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि इस लेक्चर को अभी तक यहीं तक रखते हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डालने में भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे ही। प्रैक्टिस वन में क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर 1 कर देंगे, और उसको क्या करेंगे कम्प्लेक्स नंबर 2 कर देंगे, और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर को ही आगे शुरू करेंगे, और बचे हुए प्रॉपर्टीज को बता देंगे। ठीक है, बचे हुए फॉर्मूले को बता देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं वो पूरे कंप्लीट फॉर्मूला को बताया जा रहा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ते चलिए। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बताइए बाय बाय।